अब हम कुशिंग सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं एसीटीएच के नॉर्मल सिक्रेशन के बारे में। तो नॉर्मल सिक्रेशन कैसे होता है एसीटीएच का? सबसे पहले जो आपका हाइपोथैलेमस है, जिसको हम बिग बॉस भी कहते हैं, ये कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो जाके आपके एंटेरियर पिट्यूटरी के कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओएमसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये पीओएमसी हार्मोन के ऊपर आपका ये प्रो कन्वर्टेज 1 एंजाइम एक्ट करता है, और ये इस पीओएमसी हार्मोन को कन्वर्ट कर देता है इनटू बीटा एंडोर्फिन्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एसीटीएच के अंदर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल जो है डायरेक्टली एसीटीएच का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। ये पहले पीओएमसी का सिक्रेशन कर रहे हैं, और फिर इस पीओएमसी हार्मोन के ऊपर आपका पीसी1 एंजाइम जो है वो एक्ट करता है, दस फॉर्मिंग बीटा एंडोर्फिन्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एसीटीएच। एसीटीएच का जैसा नाम है, दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। आप नाम से ही बता सकते हो कि एसीटीएच जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है और दो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, दैट इज कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन। ठीक है, जब हम बात करते हैं नॉर्मल एक्शंस के बारे में, कॉर्टिसोल के बारे में, तो कॉर्टिसोल जो है दोनों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी शो करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी शो करता है। कॉर्टिसोल का मेन जो एक्शन है, मेन एक्टिविटी, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है। लेकिन कॉर्टिसोल जब हाई अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है, तो ये अपने मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन के बारे में भी शो करता है। जो आपकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है कॉर्टिसोल की, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज को इंक्रीज करने के लिए। मतलब इसका सोल पर्पस क्या है कि आपकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट रहे। ठीक है, इसीलिए जो आपका कॉर्टिसोल होता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर दिया, तो आपको कुछ ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस भी तो चाहिए ना, जिससे ग्लूकोज बन सकेगा। जैसे कि फैट्स हो गए, और जैसे कि प्रोटीन हो गए, तो आपको उनका ब्रेक डाउन भी करना पड़ेगा, तब जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए जो है रॉ मटेरियल मिलेगा। तो आपको जो है फैट्स का ब्रेक डाउन करना पड़ता है, जिसको हम लाइपोलिसिस कहते हैं। तो जो कॉर्टिसोल है, ये लाइपोलिसिस को भी इंक्रीज करता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये लाइपोलिसिस आपके पेरिफेरल फैट टिश्यू से होता है, ना कि सेंट्रल फैट टिश्यू से। इसीलिए सेंट्रल ओबेसिटी वाला प्रॉब्लम आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फैट का ब्रेक डाउन हो रहा है, वो सिर्फ पेरिफेरली हो रहा है। बाकी जो आपके एब्डोमेन के ऊपर फैट प्रेजेंट है, आपके जो अपर नेक, अपर ट्रंक, अपर थोरैक्स के ऊपर फैट प्रेजेंट है, उसका कुछ ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, सिर्फ पेरिफेरल टिश्यू से आपके फैट का ब्रेकडाउन होता है। साथ में प्रोटीन कैटाबॉलिज्म जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब ये प्रोटीन कैटाबॉलिज्म अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर ही, तो दो जगहों पर होता है एक्चुअली। ये प्रोटीन कैटाबॉलिज्म आपके मसल्स, जो प्रॉक्सिमल मसल्स होती है जॉइंट के पास, वहां का प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है। और साथ में जो आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, उस सबक्यूटेनियस टिश्यू के भी प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है। इनके थ्रू कैसे क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। साथ में जो आपका कॉर्टिसोल होता है, चूंकि ये एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करता है। और कॉर्टिसोल आपके ब्रेन के अंदर हंगर सेंटर जो होता है, उसको भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। लास्ट जो आपका फंक्शन है कॉर्टिसोल का, कि ये एड्रेनलिन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, दस रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज्ड बीपी। लेकिन आपका जो कॉर्टिसोल इंक्रीज करवाता है बीपी, उसको हम एग्जैक्टली प्रॉपरली समझा सकते हैं ड्यू टू दी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑफ द कॉर्टिसोल। जो आपका कॉर्टिसोल होता है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी शो करता है। और जो आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, वो दो जगहों पर काम करते हैं। एक तो ये किडनी के ऊपर काम करेंगे, और साथ में ये ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करेंगे। किडनी के ऊपर कैसे काम करता है? किडनी के ऊपर ये करवाते हैं आपके सोडियम वाटर का रिटेंशन। जब सोडियम वाटर रिटेंशन होता है, तो आपका जो वॉल्यूम है पूरे ब्लड का, वो बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम आपका पूरा बढ़ जाएगा, तो बीपी आपका बढ़ जाता है। साथ में एक चीज, ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज होने से जो होती है, पूरे बॉडी में इडिमा हो जाता है, और इस इडिमा के कारण जो है वेट गेन होता है ड्यू टू दिस सोडियम वाटर रिटेंशन। ठीक है, दूसरी चीज जिसके ऊपर आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक्ट करते हैं, दैट इज योर ब्लड वेसल्स। क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, और ये ब्लड वेसल्स के ऊपर जब आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक्ट करते हैं, तो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज डायस्टोलिक बीपी, जिसको हम डायस्टोलिक हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक चीजें हो गई कॉर्टिसोल के बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक, दैट इज कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कुशिंग सिंड्रोम का बेसिक डेफिनेशन ये होगा कि कुशिंग सिंड्रोम इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रॉनिक एक्सपोजर टू एक्सेसिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑफ एनी एटियोलॉजी। किसी भी एटियोलॉजी के, मतलब किसी भी कारणवश, जब क्रॉनिक एक्सपोजर होता है एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, तो उसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। अगर मान लीजिए हमने एटियोलॉजी को यहां पर स्पेसिफिक कर दिया,
कि एटियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपका पिट्यूरी कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा होगा, तो उस कुशिंग सिंड्रोम को हम क्या बोलेंगे, कुशिंग्स डिसीज कहेंगे। मतलब क्या कि अगर कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय पिट्यूरी कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कुशिंग्स डिसीज के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है आइट्रोजेनिक, मतलब एक्सोजिनस कॉज जो है, एक्सोजिनस स्टेरॉइड्स, ये जो कॉज है ये मोस्ट कॉमन कॉज है आपके कुशिंग सिंड्रोम का। ठीक है, बाकी सारे जो एंडोजेनस कॉज है वो आइट्रोजेनिक कॉज से कम कॉमन है। अब एंडोजेनस कॉजेस कौन से होते हैं आपके कुशिंग सिंड्रोम के, उनको भी हम समझते हैं। तो एंडोजेनस कॉजेस दो टाइप के होते हैं, एसीटीएच डिपेंडेंट कॉजेस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, एसीटीएच इंडिपेंडेंट कॉजेस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। इसमें भी एसीटीएच डिपेंडेंट कॉजेस जो होते हैं वो ज्यादा कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू एसीटीएच इंडिपेंडेंट कॉजेस। अब एसीटीएच डिपेंडेंट कॉजेस के अंदर दो आते हैं आपके, एक तो आता है कुशिंग्स डिसीज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुशिंग्स डिसीज क्या है, इट इज कुशिंग्स सिंड्रोम ड्यू टू पिट्यूरी कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा। और दूसरा होता है आपका एक्टोपिक एसीटीएच सिंड्रोम। एक्टोपिक एसीटीएच सिंड्रोम मतलब क्या, आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसी दूसरी मैलिग्नेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एसीटीएच, जैसे कि स्मॉल सेल कैंसर ऑफ द लंग्स, ये मोस्ट कॉमन एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है। उसके अलावा पैंक्रियाटिक कैंसर, मेडुलरी थायराइड कैंसर, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये सारे आपके एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स है। ठीक है, अब एसीटीएच डिपेंडेंट के अंदर ये दोनों कैटेगरीज आ गई ना, कुशिंग्स डिसीज और एक्टोपिक एसीटीएच सिंड्रोम। तो इसमें याद रखें कि कुशिंग्स डिसीज जो होता है वो ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू द एक्टोपिक एसीटीएच सिंड्रोम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एसीटीएच इंडिपेंडेंट कॉजेस के बारे में। तो एसीटीएच इंडिपेंडेंट कॉजेस के अंदर दो कॉजेस आते हैं आपके पास, एक आता है एड्रेनोकॉर्टिकल एडिनोमा और दूसरा होता है एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा। और आप मोस्टली ये भी याद रखें कि जो एसीटीएच इंडिपेंडेंट कॉजेस है ना कुशिंग सिंड्रोम के, जैसे कि एड्रेनोकॉर्टिकल एडिनोमा, एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा, अगर ये डिसीजेस होते भी है ना तो मोस्ट कॉमनली ये हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म की तरह प्रेजेंट करेंगे इन द ओपीडी या फिर हॉस्पिटल के अंदर। कुशिंग सिंड्रोम के लिए ये नहीं आएंगे आपके पास। ठीक है, लेकिन कुछ रेयर केसेस के अंदर एड्रेनोकॉर्टिकल एडिनोमा, एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा, ये भी जो है कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स लेकर आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ बचा है क्या, हाँ, ये आप जो है पिचोरी एडिनोमा, मतलब पिचोरी एडिनोमा मतलब एग्जैक्टली ये पिचोरी कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा है, जो कॉर्टिकोट्रोफिक सेल्स है उनका एडिनोमा है, जिसके कारण ज्यादा एसीटीएच का प्रोडक्शन होता है, ज्यादा कॉर्टिसोल का रिलीज होता है। ये एक्चुअली आपका क्या है, कुशिंग्स डिसीज है, कुशिंग सिंड्रोम ड्यू टू पिचोरी एडिनोमा, पिचोरी कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा इज कॉल्ड एज कुशिंग्स डिसीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स जो प्रेजेंट होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहला जो है दैट इज बॉडी फैट। मैंने जैसे बताया था कि पेरिफेरल फैट का ब्रेकडाउन हो जाता है ड्यू टू कॉर्टिसोल। अब पेरिफेरल फैट का अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो जो पेरिफेरली है आपके हाथ, आपके पाँव, वहां से तो फैट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, लेकिन आपकी सेंट्रल ओबेसिटी मेंटेन रहेगी। आपका जो अपर ट्रंक है, अपर नेक है, उस एरिया में भी फैट प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है फैट का, पेरिफेरी से हट जाता है, सेंटर में प्रेजेंट रहता है, तो जिसके कारण सेंट्रल ओबेसिटी, बफेलो हम्प, ये देखने को मिलता है। साथ में ड्यू टू इडिमा, ड्यू टू सोडियम वाटर रिटेंशन, ड्यू टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑफ द कॉर्टिसोल, वेट गेन भी आपको देखने को मिलता है। ये मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू सोडियम वाटर रिटेंशन जो है आपको वेट गेन देखने को मिलता है ड्यू टू इडिमा। तो वेट गेन भी देखने को मिलता है इन दिस कुशिंग सिंड्रोम, और राउंडेड फेस देखने को मिलता है जिसे हम मून शेप्ड फेसेस भी बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि राउंडेड मून शेप फेस अलोंग विद दिस बफेलो हम्प, अपर नेक के ऊपर आपका फैट प्रेजेंट है। दूसरा जो आपको क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है दैट इज ऑन स्किन। अब क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था, पहला जो हमने क्लिनिकल फीचर पढ़ा दैट इज ड्यू टू फैट ब्रेकडाउन, दूसरा जो है इट इज ड्यू टू प्रोटीन ब्रेकडाउन। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन दो जगहों पर होता है, एक तो मसल के अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, और वो भी कौन सी मसल्स, प्रॉक्सिमल मसल्स, जो कि जॉइंट के पास हो। तो जब प्रोटीन टूटेगा मसल के पास का तो इट कॉजेस प्रॉक्सिमल मायोपैथी। साथ में आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन होता है वो भी ब्रेक डाउन करता है, रिजल्टिंग इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू टियर। अब सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है स्किन के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, स्किन के ठीक नीचे अगर ये प्रेजेंट रहेगा और उसका ही टियर हो जाएगा तो जो आपकी स्किन है वो थिन और ब्रिटल नहीं हो जाएगी क्या। तो देयरफॉर इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, पहली चीज जो ये कॉज करता है दैट इज थिन ब्रिटल स्किन। दूसरा, आपके जो सबक्यूटेनियस टिश्यू कवर करके रखता है कैपिलरीज को, अब वो एक्सपोज हो जाएगी, रिजल्टिंग इनटू इजी ब्रूजिंग। साथ में ब्रॉड और पर्पल स्ट्रेच मार्क्स आपको देखने को मिलता है। ब्रॉड एंड पर्पल स्ट्रेच मार्क्स क्यों देखने को मिलता है, नॉर्मली अगर आप किसी भी पर्सन के अंदर स्ट्रेच मार्क्स को देखोगे तो वो व्हाइट कलर के होते हैं,
पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स आपने कभी देखे नहीं होंगे। पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स इसीलिए दिखते हैं क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यू टूटा हुआ है, और सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे जो आपकी कैपिलरीज है वो डायरेक्टली आपके दिख रही है वाया दिस स्ट्रेच मार्क्स, इसलिए पर्पल और ब्रॉड कलर के स्ट्रेच मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ में फेशियल प्लेथोरा भी देखने को मिलता है। ये जो आपके कुशिंग सिंड्रोम के अंदर राउंडेड फेस के साथ जो ये फेशियल प्लेथोरा है ना, ये भी आपके किसके कारण है? ये फेशियल प्लेथोरा है ड्यू टू द प्रोटीन ब्रेकडाउन। ठीक है, साथ में स्किन के अंदर आपको जो है एक्ने और हर्सुटिज्म, ये दोनों चीजें भी देखने को मिलती है। इट इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड एंड्रोजन सिंथेसिस। मैंने आपको बताया था एसीटीएच जो है आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से एक तो एंड्रोजन का और दूसरा कॉर्टिसोल का, इन दोनों चीजों का सिंथेसिस करवाता है। ज्यादा एंड्रोजन के कारण जो है एक्ने और हर्सुटिज्म, ये दोनों चीजें हो सकती है। फिर हम बात करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। हाइपर पिगमेंटेशन होता है ड्यू टू मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है आपके पीओएमसी हार्मोन से, जो कि मैंने बताया था कॉर्टिकोट्रोफिक सेल्स रिलीज करता है। तो अगर कॉर्टिकोट्रोफिक सेल्स का एडेनोमा हो जाएगा तो वो ज्यादा पीओएमसी रिलीज करेंगे, ज्यादा पीओएमसी आएगा तो ज्यादा एमएसएच रहेगा और ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन होगा ड्यू टू दिस एमएसएच। तो ये तो हमने जो है क्लिनिकल फीचर्स पढ़े बॉडी फैट के कारण, क्लिनिकल फीचर्स पढ़े हमने स्किन के कारण। अब हम बात करते हैं बोन्स के कारण। तो देखो कॉर्टिसोल जब बढ़ जाता है ना तो ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, रिजल्टिंग इनटू ऑस्टियोपोरोसिस। चौथा होता है आपका सीवीएस। तो सीवीएस के क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? सीवीएस में मैंने आपको ये बताया था पहले ही कि जो नॉर्मल एक्शंस जो होते हैं कॉर्टिसोल के, वो बीपी को इंक्रीज करने वाले एक्शंस होते हैं दोनों। सोडियम वाटर रिटेंशन भी करवाता है आपका ये ड्यू टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, और साथ में एड्रेनलिन का भी सिंथेसिस करवाता है जिससे बीपी इंक्रीज होता है। तो हाइपरटेंशन तो होने वाला है क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, पर साथ में हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस भी होता है। अब ये हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस कैसे होता है वो आपको समझाते हैं। देखो आपका कॉर्टिसोल जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी शो करता है उसके कारण सोडियम वाटर रिटेंशन होता है, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज्ड बीपी। ये तो आपको पता था, हाँ जी पता था। साथ में जब सोडियम का रिटेंशन हो रहा होता है ना, तो सोडियम के बदले में कुछ आपको फेंकना भी पड़ेगा बाहर। तो आप पोटेशियम और वाटर नहीं, सॉरी, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस, इनका लॉस होता है, रिजल्टिंग इनटू हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस, रिजल्टिंग इनटू व्हाट? हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस। लेकिन मैंने बताया था कि कॉर्टिसोल अपनी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी तब शो करता है जब कॉर्टिसोल जो है बहुत ज्यादा अमाउंट्स के अंदर प्रेजेंट हो। और कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा अमाउंट्स के अंदर कब प्रेजेंट होता है? इन दिस एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स। एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स आपकी एक्चुअल में क्या होती है? मैलिग्नेंसीज होती है, जैसे कि पैंक्रियाटिक कैंसर, स्मॉल सेल कैंसर ऑफ लंग। तो उसमें वो बिल्कुल फिजियोलॉजिकल नहीं होते, वो बहुत ज्यादा ही कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। और जब बहुत अग्रेसिवली कॉर्टिसोल का रिलीज होता है जैसे कि एक्टोपिक एसिडियस प्रोड्यूसिंग ट्यूमर के अंदर, तभी जाके आपको ये पूरा सीवीएस का मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, दैट इज हाइपरटेंशन विद हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस। ठीक है, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज और डिस्लिपिडीमिया, ये भी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इसी कुशिंग सिंड्रोम के। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखोगे तो आपका एसीटीएच ज्यादा रहेगा किसके अंदर? पिट्यूटरी एडिनोमा के अंदर। और एसीटीएच अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा एंड्रोजन्स भी आएंगे, ज्यादा कॉर्टिसोल भी आएगा। ज्यादा एंड्रोजन्स जो रहेंगे वो नेगेटिव फीडबैक सेंड करते हैं आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, जिसके कारण एलएच और एफएसएच आपके कम हो जाते हैं। इसीलिए मेंस के अंदर तो लिबिडो आपका कम हो जाएगा और साथ में अमेनोरिया आ जाएगा फीमेल्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि जो आपका कॉर्टिसोल होता है सीएनएस पे कैसे एक्ट करता है। तो चूंकि ये कॉर्टिसोल जो है ना, ये एक सीएनएस स्टिमुलेंट है, तो इनिशियली ये पेशेंट के अंदर इरिटेबिलिटी, यूफोरिया कॉज करेगा, लेकिन क्रॉनिकली ये क्या कॉज करेगा? साइकोसिस कॉज करेगा, डिप्रेशन कॉज करेगा पेशेंट के अंदर। ब्लड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी का जो नंबर होता है वो बढ़ जाता है जब आपका कुशिंग सिंड्रोम होता है। तो इओसिनोफिल्स का नंबर घट जाता है, रिजल्टिंग इनटू इओसिनोपिनिया एंड हाइपर कोएगुलेशन वाली स्टेट जो है वो आ जाती है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। मैंने बताया था कि मसल के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, और ये प्रॉक्सिमल मसल्स होता है जिनके प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है जॉइंट के पास वाली मसल्स, रिजल्टिंग इनटू प्रॉक्सिमल मायोपैथी। साथ में इम्यून सिस्टम जो है वो आपका थोड़ा सा कम एक्टिव हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू द इन्फेक्शंस। तो ये आपके सारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। अब हम जो है, ये आपका क्या है? मून फेसिस है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर विद फेशियल प्लेथोरा। ये एक्ने है, ये बफेलो हम्प है, अपर नेक अपर ट्रंक के ऊपर फैट का प्रेजेंट होना, ये आपके ब्रॉड एंड पर्पल स्ट्राई है, ब्रॉड एंड पर्पल स्ट्रेच मार्क्स है। नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर आप स्ट्राई स्ट्रेच मार्क्स देखोगे तो वो व्हाइट कलर के होते हैं, ये ब्रॉड एंड पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स है। हर्सुटिज्म, ये बढ़े हुए एंड्रोजन लेवल्स के कारण हर्सुटिज्म और एक्ने दोनों आते हैं। और साथ में लोकलाइज्ड हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन होता है ड्यू टू मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये लोकलाइज्ड क्यों होता है? उन्हीं पॉइंट्स पे होता है जहां पर आपका फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है, जैसे कि नकल्स, एल्बो, नी जॉइंट, उन जगहों पर।
फिर हम बात करते हैं कि डे टू डे मतलब डायरनल वेरिएशन कैसे होता है आपके सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स का, वो समझाते हैं। तो जब आप सुबह उठते हो, तो सुबह जब आप उठते हो मान लीजिए 6 साढ़े 6 के अराउंड, तब उस पॉइंट पे सबसे लो लेवल्स होते हैं कॉर्टिसोल के। जैसे जैसे आपका दिन बीतता है तो आपके कॉर्टिसोल के लेवल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, और सुबह 8:30 के टाइम पे जो आपके कॉर्टिसोल के लेवल्स है ये पीक पर पहुंच जाता है। पीक पर पहुंचने के बाद ये एक प्लेट्यू को मेंटेन करते हैं शाम के 6:30 बजे तक। शाम के 6:30 बजने के बाद अगर आप देखोगे तो शाम के 6:30 बजने के बाद फिर से आपकी कॉर्टिसोल जो है ये डिप लेना शुरू करता है, और डिप लेने के बाद जो है 12 बजे रात के बाद ये जो है नॉर्मल लेवल से भी नीचे चला जाता है। तो ये होता है आपका डायरनल वेरिएशन ऑफ द सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स। आप इस डायरनल वेरिएशन में नॉर्मली क्या देख पा रहे होंगे कि जो एएम वाला टाइम होता है उसमें कॉर्टिसोल लेवल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पीएम वाले कॉर्टिसोल लेवल्स से। ठीक है, मतलब दिन में जितने कॉर्टिसोल के लेवल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दी लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल ड्यूरिंग पीएम, मतलब रात के टाइम में जितने कॉर्टिसोल के लेवल्स होते हैं। उसी के कारण हम दिन भर एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल ज्यादा रहता है। अब कुशिंग सिंड्रोम के अंदर यही डायरनल वेरिएशन जो है गायब हो जाता है, दिस डायरनल वेरिएशन इज लॉस्ट। शाम के 6:30 के बाद जो आपके कॉर्टिसोल के लेवल्स नीचे गिरने चाहिए थे वो नीचे गिरते नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एएम के लेवल्स थे आपके कॉर्टिसोल के और जो पीएम के लेवल्स होते हैं कॉर्टिसोल के वो दोनों सेम आते हैं कुशिंग सिंड्रोम के अंदर, क्योंकि डायरनल वेरिएशन ही जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, और ये जो लॉस ऑफ डायरनल वेरिएशन होता है ना कुशिंग सिंड्रोम के अंदर, यही फर्स्ट साइन होता है आपके कुशिंग सिंड्रोम की। फर्स्ट साइन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज लॉस ऑफ डायरनल वेरिएशन। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में, जो सस्पेक्टेड कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हम यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या है? मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बड़ा इजी है। अगर कुशिंग सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स आपको दिख गए तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन कॉज है उसको रूल आउट कीजिए। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? आइट्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का यूज। मैंने बताया था यही मोस्ट कॉमन कॉज होता है आपके कुशिंग सिंड्रोम का, तो सबसे पहले उसको रूल आउट कीजिए। ये एक्सोजिनस कॉज है। एंडोजिनस कॉज के अंदर एसीटीएच डिपेंडेंट, एसीटीएच इंडिपेंडेंट, वो सब था ना। तो एक्सोजिनस कॉज जो वही आपका मोस्ट कॉमन कॉज भी था कुशिंग सिंड्रोम का, उसको सबसे पहले रूल आउट कीजिए स्टेरॉइड्स के कारण। उसको रूल आउट करने के बाद आप जो है स्क्रीनिंग टेस्ट को परफॉर्म करोगे टू प्रूव कुशिंग सिंड्रोम। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन सी होती है टू प्रूव दी कुशिंग सिंड्रोम? वो होती है आपकी चार। चार कौन सी? 24 आवर फ्री यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल लेवल्स, जो कि आपके मोर देन 3 टाइम्स दी नॉर्मल अगर आएंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव रहेगा। मिड नाइट प्लाज्मा सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स, अगर ये मोर देन 130 नैनोमोल्स पर लीटर आते हैं तो ये अगेन आपका जो है पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। अगर आपके मिड नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल लेवल्स मोर देन 5 नैनोमोल्स पर लीटर आता है तो अगेन ये एक पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो तीनों आपके टेस्ट है ये फ्रिक्वेंटली नहीं किए जाते, बहुत रेयरली किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ट्रबलसम टेस्ट है। 24 घंटे के लिए आपको पेशेंट को बोल के रखना पड़ेगा कि यूरिन कलेक्ट करते रहो। मिडनाइट आधी रात को कौन प्लाज्मा का सैंपल लेगा, और आधी रात को सलाइवरी सैंपल तो कौन ही लेगा। इसलिए ये जो तीनों टेस्ट है उतनी ज्यादा यूज नहीं की जाती, थेरोटिकल पर्पस के लिए याद रख सकते हो। जो चौथी आपकी टेस्ट है जैसे हम कहता है डेक्सामेथासोन चैलेंज टेस्ट, ये चैलेंज टेस्ट बहुत इजीली हम कर सकते हैं। इसके अंदर हमको कुछ करना नहीं होता। हम जो है 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन देते हैं ओरली सोने से पहले। पेशेंट को 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन देते हैं ओरली सोने से पहले। कितने बजे देते हैं? मान लीजिए पेशेंट जो है आपका 11 बजे सोता है तो बिफोर स्लीप उसको ये 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दे देंगे ओरली, और फिर 9 बजे जब वो उठ जाएगा तो उसके सीरम कॉर्टिसोल के लेवल्स को चेक करेंगे। नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली आपके सोते वक्त मतलब नाइट टाइम में कॉर्टिसोल के लेवल्स कम होते हैं, लेकिन सुबह जब आप उठते हो 6:30 बजे, तो 6:30 बजे के बाद जो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स है वो बढ़ना शुरू होते हैं। मैंने बताया था कि 8:30 के टाइम पे आपका जो कॉर्टिसोल लेवल्स है ये सुबह से बढ़ते बढ़ते 8:30 के टाइम पे पीक पे पहुंच जाता है। तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? नॉर्मली आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि पहले ही से ही आपने जो है डेक्सामेथासोन देकर रखा है। अब ये डेक्सामेथासोन देकर रखा है, डेक्सामेथासोन बेसिकली क्या है? वो आपका स्टेरॉइड ही है। तो जब आप डेक्सामेथासोन दे देते हो तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है ना, वो ये सोचता है पेशेंट का पिट्यूटरी ग्लैंड कि ऑलरेडी मेरे बॉडी के अंदर स्टेरॉइड है, तो मुझे अब ज्यादा स्टेरॉइड प्रोड्यूस करने की जरूरत है नहीं। तो वो ज्यादा एसीटीएच प्रोड्यूस नहीं करता, ज्यादा एसीटीएच प्रोड्यूस नहीं करता तो उससे ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होता। जब ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा तो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक एक्ट कर रहा है। इस डेक्सामेथासोन ने क्या किया? एसीटीएच के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दिया, क्योंकि पिट्यूटरी को बोला कि अब ज्यादा स्टेरॉइड की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी स्टेरॉइड आ चुका है 1 मिलीग्राम बाहर से। इसीलिए नॉर्मल लेवल्स आ जाएंगे आपके सीरम कॉर्टिसोल के, अगर कुशिंग सिंड्रोम नहीं होगा तो। क्योंकि अगर कुशिंग सिंड्रोम नहीं होगा तो नेगेटिव फीडबैक प्रॉपर्ली काम करेगा और सीरम कॉर्टिसोल के लेवल्स क्या आ जाएंगे? नॉर्मल आ जाएंगे। लेकिन अगर कुशिंग सिंड्रोम है भाई तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक आपका काम नहीं करेगा। अगर कुशिंग सिंड्रोम है तो नेगेटिव फीडबैक काम नहीं करेगा और सीरम कॉर्टिसोल के लेवल्स आपको बढ़े हुए दिखेंगे। तो यहां सर आपका प्रूव हो जाता है
कि डेक्सामेथासोन चैलेंज टेस्ट किस तरीके से कुशिंग सिंड्रोम को प्रूव करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये 1 मिलीग्राम जो आपका डेक्सामेथासोन है पेशेंट ले नहीं रहा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है इस टेस्ट के साथ, डेक्सामेथासोन चैलेंज टेस्ट नहीं हो पा रहा, तो आप फर्दर कंफर्मेशन के लिए ये लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट कर सकते हो। अब लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट क्या होता है, आपको क्या करना है, 0.5 मिलीग्राम आईवी डेक्सामेथासोन देना है, दैट टू क्यूआईडी, मतलब एक दिन में 4 बार देना है 6 आरली, और ये देना है आपको 2 दिन के लिए। तो टोटल डोज क्या हो जाएगा आपका, टोटल डोज आप जितना दे रहे हो डेक्सामेथासोन का वो हो जाएगा 4 मिलीग्राम। ओके, डेक्सामेथासोन चैलेंज टेस्ट के अंदर 1 मिलीग्राम दे रहे थे, और यहाँ पर लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट के अंदर हम कितने दे रहे हैं, 4 मिलीग्राम। आईवी दे रहे हैं 0.5 मिलीग्राम दे रहे हैं एक टाइम पे, और वैसे एक दिन के अंदर 4 बार दे रहे हैं 6 आरली, और टोटल हम दे रहे हैं फॉर 2 डेज। उसके बाद हम सीरम कॉर्टिसोल के लेवल्स को चेक करेंगे। अगर अगर कुशिंग सिंड्रोम नहीं है तो नेगेटिव फीडबैक प्रॉपरली काम करेगा और कॉर्टिसोल के लेवल्स नॉर्मल आएंगे। लेकिन अगर कुशिंग सिंड्रोम पॉजिटिव है तो आपका नेगेटिव फीडबैक काम नहीं करेगा और सीरम कॉर्टिसोल के लेवल जो है वो बढ़े हुए आ जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपकी टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाती है, कुशिंग सिंड्रोम है, अगर आपकी टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाती है तो आपका कुशिंग सिंड्रोम है, तो अब आपको चेक करना है प्लाज्मा के एसीटीएच लेवल्स को, क्योंकि अब आपको जो है एसीटीएच डिपेंडेंट कॉज है या एसीटीएच इंडिपेंडेंट कॉज है उनमें डिफरेंशिएट करना है। उसके लिए आप चेक करोगे प्लाज्मा एसीटीएच के लेवल्स को। अगर प्लाज्मा एसीटीएच के लेवल्स बड़े हुए होंगे तो फिर वो एसीटीएच डिपेंडेंट कॉज है। अगर प्लाज्मा एसीटीएच के लेवल्स कम होंगे तो फिर वो एसीटीएच इंडिपेंडेंट कॉजेस है। एग्जैक्ट ये नंबर याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं, बस इतना याद रखो, प्लाज्मा एसीटीएच बढ़ा हुआ होगा तो डिपेंडेंट कॉज, घटा हुआ होगा तो एसीटीएच इंडिपेंडेंट कॉज। ठीक है, अब चलते हैं कि मान लीजिए अगर एसीटीएच इंडिपेंडेंट कॉज है, वैसे तो एसीटीएच इंडिपेंडेंट कॉजेस क्या होते हैं, जैसे कि आपके एड्रेनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो गया, यूनिलैटरल कोई एड्रेनल मास है जैसे कि यूनिलैटरल एड्रेनल एडिनोमा है, ये आपके एसीटीएच इंडिपेंडेंट कॉजेस हो गए। ये मोस्ट प्रोबेबली अगर प्रेजेंट करेंगे ना तो हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म के तौर पर प्रेजेंट करेंगे क्लिनिकली। ओके, एज कुशिंग सिंड्रोम बहुत रेयरली ही प्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये कुशिंग सिंड्रोम की तरह ही प्रेजेंट करता है तो पहला आप क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन इनके अंदर सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन करोगे। अब सीटी स्कैन से आपको पता चल जाएगा कि ये हाइपरप्लेजिया है या फिर यूनिलैटरल एड्रेनल मास है। अगर आपको पता चलता है कि ये हाइपरप्लेजिया है एड्रेनल ग्लैंड का, तो फिर आपको करना है बायलैटरल एड्रेनलेक्टोमी। और अगर ये यूनिलैटरल एड्रेनल मास है तो आपको क्या करना है, यूनिलैटरल एड्रेनलेक्टोमी। तो ये हो गया आपका एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट, ओके, मैनेजमेंट। फिर हम बात करते हैं कि अगर एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है तो फिर हम क्या करेंगे। अगर एसीटीएच कुशिंग सिंड्रोम है तो बेसिकली ये सारी चीजें पॉजिटिव रहेगी। पहला तो क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्टिसोल आपका बढ़ा हुआ रहेगा डेक्सामेथासोन चैलेंज टेस्ट के अंदर, और एसीटीएच जो है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा, सीरम एसीटीएच के लेवल जो है वो भी बढ़े हुए रहेंगे। तो आप जो है इसके डायग्नोसिस के लिए, मतलब बेसिकली पिट्यूरी एडिनोमा दैट इज कुशिंग्स डिसीज को डायग्नोस करने के लिए अलग अलग चीजें कर सकते हो। एक तो आप एमआरआई ब्रेन की मदद ले सकते हो, एमआरआई ब्रेन पे आप बहुत इजीली जो है पिट्यूरी एडिनोमा को आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरा टेस्ट जो आप कर सकते हो दैट इज सीआरएस टेस्ट। सीआरएच टेस्ट मतलब क्या, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का टेस्ट होता है ये। इसमें क्या करते हैं ना, जो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है वो बाहर से पेशेंट को देते हैं। जब बाहर से जब हम कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन देंगे तो ये स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करेगा किसे, बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और रिलीज करवाएगा आपके एसीटीएच हार्मोन को। अब एसीटीएच हार्मोन के लेवल्स को हम चेक करेंगे दो जगहों पर। एक तो हम इसके लेवल्स को चेक करेंगे पेट्रोसल साइनस में, और दूसरा एसीटीएच के लेवल्स को हम चेक करेंगे पेरिफेरल वेन के अंदर। अब ये एक्चुअली सीआरएस टेस्ट हम कर क्यों रहे ना, हमको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द एसीटीएच डिपेंडेंट कॉजेस। एसीटीएच डिपेंडेंट कॉजेस दो थे, एक तो पिट्यूरी एडिनोमा था और दूसरा एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स थे। तो आपको दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए आप ये सीआरएस टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपने एसीटीएच के लेवल्स को दो जगहों पर चेक किया, पेट्रोसल साइनस में भी चेक किया, पेरिफेरल वेन में भी चेक किया, तो उनका आप रेशो लोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है या फिर पिट्यूरी एडिनोमा है। कैसे समझाते हैं, पहले पेट्रोसल साइनस होता कहां पर है वो समझाते हैं। ये आपका बेसिकली सेला टर्सिका है जिसमें पिट्यूरी ग्लैंड लाई करती है। इसके एंटीरियरली स्फेनोइडल साइनस होता है और पोस्टीरियरली ये क्लाइवस होता है। और ये जो होता है आपका पेट्रोजल साइनस है जो कि जस्ट इंफीरियरली प्रेजेंट है इस सेला टर्सिका के। तो जो भी आपका प्रोडक्शन होगा इस पिट्यूरी ग्लैंड से एसीटीएच का ना, वो डायरेक्टली पेट्रोसल साइनस के ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। तो आप एक सैंपल ले रहे हो एसीटीएच का फ्रॉम दी पेट्रोसल साइनस और एक सैंपल ले रहे हो पेरिफेरल वेन से। बेसिकली अगर पिट्यूरी एडिनोमा होगा तो जब आप कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करो दोगे ना पेशेंट को, तो वो डायरेक्टली जाके एक्ट करेगा कॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स के ऊपर जो पिट्यूरी ग्लैंड के है, जो कि ऑलरेडी एडिनोमा के अंदर कन्वर्टेड है।
और वहां पर आपको क्या मिलेगा कि फिर पेट्रोसल साइनस के अंदर जो एसीटीएच का प्रोडक्शन मिलेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू पेरिफेरल वेन रिलेटिवली। तो वही अगर एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो जो उसमें एसीटीएच के लेवल्स आपको मिलेंगे पेट्रोसल साइनस के अंदर वो रिलेटिवली कम रहेंगे एज कंपेयर टू पिचुरी एडिनोमा। और पेरिफेरल वेन के अंदर जो एसीटीएच के लेवल्स मिलेंगे इन केस ऑफ एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर वो ज्यादा रहेंगे। इसीलिए पिचुरी एडिनोमा के अंदर जो आपका ये रेशो होता है इन दोनों का वो बढ़ा हुआ मिलेगा और एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स के अंदर जो ये रेशो है घटा हुआ मिलेगा। दस दिस सीआरएच टेस्ट also known as inferior petrosal sinus sampling will be used for differentiating between the pituitary adenoma and ectopic ACTH producing tumors। क्लैरिटी? ठीक है। अब एक और टेस्ट आपके पास है इसी ACTH डिपेंडेंट कुशिंग्स सिंड्रोम के कॉजेस को डिफरेंशिएट करने के लिए और वो है आपका हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट। क्योंकि ये सीआरएच टेस्ट जो होता है ना काफी इन्वेजिव टेस्ट है, आप नहीं करते हो नॉर्मली से, आप करते हो इस हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट को। हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट जो होता है इसमें आपको क्या करना है 2 मिलीग्राम डेक्सा देना है आईवी 6 आरली देना है 2 दिन के लिए। 2 मिलीग्राम डेक्सा आईवी देना है 6 आरली मतलब एक दिन में 4 बार देना है और ऐसा टोटल 2 दिन के लिए देना है। तो टोटल डोज जो आपको देना है डेक्सामेथासोन का वो 16 मिलीग्राम देना है और उसके बाद आपको चेक करना है सीरम कॉर्टिसोल के लेवल्स। अगर सीरम कॉर्टिसोल के लेवल्स घट गए तो नेगेटिव फीडबैक काम कर रहा है। नेगेटिव फीडबैक जो है काम कर रहा है फिर भी कुशिंग्स डिसीज प्रेजेंट है आप ये बोलोगे। मीनिंग समझिए यहाँ पर कुशिंग्स डिसीज क्यों हो रहा था। कुशिंग्स डिसीज वाज ड्यू टू पिट्यूरी एडिनोमा। पिट्यूरी कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा जो होता है उतना एग्रेसिव डिसीज नहीं है तो इसमें जो है नेगेटिव फीडबैक काम कर जाएगा। इसीलिए सीरम कॉर्टिसोल के लेवल जो है वो थोड़ा सा घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन जो आपके एक्टोपिक एसिटियस प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स होते थे जैसे कि स्मॉल सेल कैंसर ऑफ लंग, पैंक्रेटिक कैंसर, वो कोई ऐसे बहुत अग्रेसिव कैंसर है वो, उन अग्रेसिव कैंसर के अंदर नेगेटिव फीडबैक बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। ये फिजियोलॉजिकल एक्सेस के अंदर ला ही नहीं करता। पिट्यूरी एडिनोमा जो है ये एट द एंड है तो एक बिनाइन डिसीज ना, ये लाई करता है आपके फिजियोलॉजिकल एक्सेस के अंदर। ये एक्टोपिक एसिटियस प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स लाई नहीं करते तो इन पे नेगेटिव फीडबैक काम करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए सीरम कॉर्टिसोल के लेवल जो होंगे वो अनचेंज रहेंगे आफ्टर गिविंग दिस 16 मिलीग्राम डोज ऑफ डेक्सामेथासोन। आप करेंगे क्या, आपने अगर सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स घट गए तो आपने डायग्नोस कर लिया कि ये कुशिंग डिसीज है। कुशिंग डिसीज में आप करोगे ट्रांसफेनोइडल रिसेक्शन। अब मान लीजिए सीरम कॉर्टिकोसोल के लेवल्स अनचेंज रह गए तो आपने मान लिया कि ये क्या है एक्टोपिक एसिटियस प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है। तो आप क्या करोगे सीटी टेस्ट करोगे, एग्जैक्टली ढूंढोगे कि ट्यूमर कहां पर है और उस ट्यूमर का रिसेक्ट कर दोगे। और मान लीजिए कि सीरम कॉर्टिसोल के लेवल्स घटे पर उतने नहीं घटे जितने घटने चाहिए थे। ओके, मतलब इक्विवोकल अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो फिर आप ये जो इन्वेजिव टेस्ट है ना सीआरएस टेस्ट जिसको हम ये आईपीएसएस भी कहते हैं इंफीरियर पेट्रोल साइनस सैंपलिंग, वो हम करने को जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सवाल सॉल्व करें कि एक 46 इयर्स का मेल है, ओपीडी में आता है चीफ कंप्लेंट्स के साथ सेंट्रल ओबेसिटी, पर्पल स्ट्राइप्स मार्क्स, मतलब बेसिकली कुशिंग सिंड्रोम की क्लिनिकल फीचर्स है। कोई हिस्ट्री नहीं है ड्रग की, मतलब आइट्रोजेनिक कॉज जो है आपने रूल आउट कर दिया, बीपी जो है वो बढ़ा हुआ है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपका शुगर बढ़ा हुआ है, सीरम पोटेशियम अगर आप देखोगे तो ये घटा हुआ है और सीरम एसीटीएच के लेवल जो है वो इंक्रीज है और सीरम कॉर्टिसोल के लेवल जो है वो भी इंक्रीज है। तो एमआरआई ब्रेन शोड पिट्यूरी एडिनोमा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अगर पिट्यूरी एडिनोमा है और वो कॉज कर रहा है कुशिंग सिंड्रोम तो उसको हम बोलते हैं कुशिंग्स डिसीज। और कुशिंग डिसीज में ट्रांसफेनोइडल रिसेक्शन हम करते हैं, तो यहां पर भी हम वही करेंगे ट्रांसफेनोइडल रिसेक्शन। अब आपको कुछ ऐसे ड्रग्स भी पता होने चाहिए जो कि मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम इन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर तो ऐसे ड्रग जो कि एसीटीएच सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं वो होते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन के अंदर दो आते हैं ऑक्ट्रियोटाइड, पैसिरियोटाइड। डायरेक्टली आपको एमसीक्यूज के अंदर यही सवाल पूछा जाएगा विच ऑफ द ड्रग डिक्रीजेस एसीटीएच सिंथेसिस, तो आपको ये लिखना है ऑक्ट्रियोटाइड, पैसिरियोटाइड। फिर ऐसे ड्रग जो कि कॉर्टिसोल सिंथेसिस को ड्रग डिक्रीज करता है, इसमें आपका जो निमोनिक होता है वो होता है मेक मी टफ, जहां पर एम स्टैंड करता है फॉर माइटोटेन, ए स्टैंड करता है फॉर अमाइनोग्लूटाथामाइड, के स्टैंड करता है फॉर कीटोकोनाजोल, ई स्टैंड करता है फॉर इथोमिडेट, एम स्टैंड करता है फॉर मिटायरोपॉन और टी स्टैंड करता है फॉर ट्राइलोस्टेन। फिर कॉर्टिसोल एंटागोनिस्ट जैसे कि मिफेप्रेस्टोन, ये आपके कॉर्टिसोल एंटागोनिस्ट होते हैं। और कॉर्टिसोल सिंथेसिस को डिक्रीज करने वाले जो ड्रग्स होते हैं ना वो एक्चुअल में करते हैं क्या ना, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल आता कैसे, कोलेस्ट्रॉल से आता है। कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होता है कॉर्टिसोल का। तो ये जो आपके कॉर्टिसोल सिंथेसिस को कम करने वाले ड्रग्स है ये कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल के कन्वर्जन को इनटू कॉर्टिसोल कम कर देता है। फिर
कुशिंग्स डिसीज और एक्टोपिक एसिटिएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स के बीच में आपको कुछ डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, प्रिपोंडरेंस की अगर हम बात करते हैं फीमेल टू मेल, तो ये कुशिंग्स डिसीज के अंदर फीमेल्स के अंदर ज्यादा प्रिपोंडरेंस होता है, तो वही एक्टोपिक एसिटिएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स के अंदर सेम प्रिपोंडरेंस होता है। क्लिनिकल फीचर्स दोनों के सेम ही रहेंगे, लेकिन जो ऑनसेट है क्लिनिकल फीचर्स का, चूंकि कुशिंग डिसीज एक बिनाइन डिसीज है, तो इसमें इंसिडियस ऑनसेट रहेगा, मतलब पेशेंट को भी पता नहीं रहेगा कि कब से ये प्रॉब्लम उससे शुरू हो रहा है, और प्रोग्रेशन बड़ा स्लो रहेगा, मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल के बाद आपको जो है ये प्रॉब्लम दिखाई देगी, प्रोग्रेशन बड़ा स्लो होता है। लेकिन एक्टोपिक एसिडिटीज प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स के अंदर क्या होता है ना, अब्रप्ट ऑनसेट होता है विद रैपिड प्रोग्रेशन, एक हफ्ते के अंदर डिसीज प्रोग्रेस कर जाएगा, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा। सीरम पोटेशियम के लेवल्स लेस देन 3.3 mcg पर लीटर, मतलब ये बेसिकली हाइपोकैलेमिया बोल रहा है। अब हाइपोकैलेमिया मैंने आपको वही बताया था, हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस, ये ज्यादा कॉमन है इन व्हाट एक्टोपिक एसिटिएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, क्योंकि ये अग्रेसिव डिसऑर्डर्स होता है, और ये कम कॉमन होता है कुशिंग डिसीज के अंदर, ये उतना अग्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है। हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट जो है, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के अंदर सीरम कोर्टिसोल के लेवल्स जो है वो कम हो जाता है कुशिंग डिसीज के अंदर, और अगर सीरम कोर्टिसोल के लेवल्स अनचेंज है तो फिर वो एक्टोपिक एसिटिएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स है। तो फिर अब ये अगला सवाल सॉल्व करें। ऑल आर द फीचर्स ऑफ कुशिंग डिसीज एक्सेप्ट सेंट्रल ओबेसिटी होता है, इजी ब्रूजिंग होता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है, एपिसोडिक हाइपरटेंशन बिल्कुल नहीं, सस्टेन्ड हाइपरटेंशन होता है। एपिसोडिक हाइपरटेंशन आपको फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा सवाल, एक पेशेंट है कुशिंगोइड फीचर्स के साथ और वो प्रेजेंट करता है हिमोप्टाइसिस के साथ, कोई रिस्पांस नहीं है टू डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है। अगर कोई रिस्पांस नहीं है, मतलब अनचेंज है सीरम कोर्टिसोल के लेवल्स, तो ये आपका डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, एसीटीएच, एक्टोपिक एसिटिएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, जैसे कि कैंसर लंग विद एक्टोपिक एसिटिएच प्रोडक्शन। और ये हेमोप्टाइसिस क्यों आ रहा था, कैंसर लंग के कारण आ रहा था, स्मॉल सेल कैंसर ऑफ लंग, मैंने बताया था इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्टोपिक एसिटिएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं और डिस्कस करेंगे वहां पर एड्रिनल इनसफिशियंसी को। तब तक के लिए टाटा।